Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, जो बिगनर्स हैं उन्हीं के लिए मैं न्यूज़पेपर सीरीज़ लाता हूँ। तो ये मेरे पास कल का एक द हिंदू का एडिटोरियल है, देख रहे हैं आप, एडिटोरियल है। और ये है डेट, आप इसका देखें तो मंडे 4 जनवरी 2021 द हिंदू का है। तो ये बिगनर्स को करके थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि आज न कल आपको एडिटोरियल पे तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टफ होता है, कोशिश करते हैं क्या पता समझ में आए। तो अगर ना आए तो फिर आप वही सिटी न्यूज़ पढ़ना और फिर फ्रंट पेज पे कोशिश करना, बट लास्ट में तो एडिटोरियल चाहिए ही चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है अ हरीड गैम्बल। जब भी आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो सबसे शुरू में एक छोटा सा टाइटल तो आपको दिखाई देगा ही, उसके बाद फिर कुछ और लिखा होगा और फिर कहानी चालू होगी। तो ये एडिटोरियल का स्टाइल है द हिंदू का। तो यहाँ लिखा है कि अ हरीड गैम्बल। तो सबसे पहले तो आपको इसका टोन समझना होगा कि क्या कह रहा है ये। तो हरीड क्या होता है? अगर मैं हरीड की बात करूँ तो मतलब होता है ना एकदम जल्दीबाजी मचाया हुआ, एकदम जल्दीबाजी भरा कह सकते हैं। तो हरीड गैम्बल मतलब ऐसे तो जुआ होता है, बट कह सकते हैं कि एक जल्दीबाजी भरा एक रिस्की काम, एक गैम्बल है। जो काम जो अंदर बताया गया हो कहीं ना कहीं रिस्की है, वो गैम्बल एक जुए की तरह है जो कि बहुत ही जल्दीबाजी में किया गया है। तो ये आपको पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। अब आप नीचे उतरते हैं। यहां पर अब आप सेंटेंस को तोड़ना सीखेंगे। यहां लिखा है कि ओपेसिटी इन कम्युनिकेशन इज डेंजरस। फिर यहां है कि व्हेन देर इज हाई वैक्सीन हेजिटेंसी। तो इसमें आप तोड़ना समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे तोड़ेंगे, आप पहले वर्ब को देखना। ये वर्ब क्या है, यहाँ इज आपको दिखाई दे रहा है। एक कॉमन सेंस लगाना है कि जो वर्ब है तो वर्ब से पहले ही तो सब्जेक्ट होगा ना। हम बचपन से जो सब्जेक्ट पढ़ते हो क्या होता है, आई वी यू दे ही शी इट, राम सीता सोहन गीता मोहन, यही सब हम पढ़ते हैं ना बचपन से, यही ट्रांसलेशन है। हमारे लिए सब्जेक्ट छोटा होता है, वही होता है आई वी वाला होता है छोटा, या एक आध नाम हो गया। लेकिन न्यूज़पेपर में आपको राम सोहन नहीं मिलने वाला है। हकीकत तो यही है, न्यूज़पेपर में आपको सब्जेक्ट इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे। कैसे आप समझेंगे फिर? तो ये जो सब्जेक्ट है, ये अगर एक वर्ड है, जैसे राम लिखा है तो एक नाउन है। अगर एक से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े आपको दिख रहे हैं ना, जैसे प्रेपोजिशन वगैरह लगे रहेंगे, उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। समझ लीजिए, नाउन फ्रेज। ये सारे सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट का ही काम करते हैं। नाउन फ्रेज हो गया। अगर उसमें कंजंक्शन लगा रहे, उसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, इतना बड़ा हो, जैसे कि व्हाट आई सेड इज दिस, तो व्हाट आई सेड इतने जो बड़े बड़े होंगे वो नाउन क्लॉज होंगे। तो सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े आपको दिखाई देने वाले हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ लिखा है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है? एक नाउन है। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? जो क्लियर ना हो, ओपेक, अस्पष्ट जो चीज है, तो अस्पष्टता। फिर यहाँ पर आप इन देख रहे हैं, ये एक प्रेपोजिशन है और लिखा है इन कम्युनिकेशन। तो प्रेपोजिशन के साथ जब कोई शुरू होगा और यहाँ एक वर्ड होगा, तो प्रेपोजिशन से लेकर के यहाँ तक इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैं सिर्फ ये बिगनर्स को पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोर मत होइएगा। अगर कोई ऐसे भी देख रहा है तो कहेगा भाई कितना डिटेल में जा रहा है, तो आपको बोर नहीं होना है। मैं बिगनर्स को टारगेट कर रहा हूँ। इन प्रेपोजिशन है, इन से लेके कम्युनिकेशन तक ये क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं। एक तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। एडजेक्टिव मतलब यहाँ पर ओपेसिटी क्या है? नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएंगे। तो ओपेसिटी के बारे में बता रहे कि वो अस्पष्टता किसमें? इन कम्युनिकेशन, यानी कि वार्तालाप में। कम्युनिकेशन में क्या है? अस्पष्टता है, तो एडजेक्टिव बन गया। और कभी कभी प्रपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब भी बनते हैं, लेकिन वो किसी वर्ब के बारे में बताते हैं। यहाँ ओपेसिटी वर्ब तो है नहीं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। चलिए, तो अब ये ओपेसिटी से लेके कम्युनिकेशन तक ये एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट है। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अगर मैं तोड़ दूं तो इसका मतलब है कि अस्पष्टता किस चीज में? कम्युनिकेशन में। इज डेंजरस, डेंजरस होता है या डेंजरस है। जब ये इज आता है ना, जैसे मिल्क इज वाइट, तो आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि दूध उजला है या दूध उजला होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अस्पष्टता कम्युनिकेशन में डेंजरस होता है या डेंजरस है, खतरनाक है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे कि वो लंबी है तो शी इज टॉल, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन देयर इज हाई वैक्सीन हेजिटेंसी, ये खतरनाक कब होता है? वो टाइम भी दिखाया गया कब होता है। ये ओपेसिटी कम्युनिकेशन में डेंजरस कब होता है? उस वक्त होता है जब, तो व्हेन से जब कोई वाक्य शुरू होगा तो ये एक क्लॉज बनाता है, और ये क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो आपको क्लॉज अगर आने चाहिए।
तो व्हेन जब देयर इज हाई वैक्सीन हेजिटेंसी, हाई मतलब ज़्यादा, वैक्सीन आपको पता ही जो टीकाकरण है कोविड-19 वाला जो अभी बात चल रही है, और हेजिटेंसी का मतलब है हिचकिचाहट। तो जब बहुत बड़े स्तर का वैक्सीन के मामले में हिचकिचाहट हो, कुछ भी क्लियर ना हो, एकदम शक में चल रहा हो, डाउट में चल रहा हो, उसको हेजिटेंसी कहते हैं। तो जब इतना डाउट भरा माहौल हो तब तो भैया आपको अस्पष्ट बोलना चाहिए ना, अस्पष्टता तो कहीं ना कहीं खतरनाक ही होगा। अब क्लियर आ गया समझ में? देख लीजिए कितना वक्त लगा इसको समझाने में। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, जब आप पढ़ेंगे, आप बिगनर्स है ना, तो आप क्या करना, जैसे मैं जैसे करता हूँ वो स्टाइल आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ फुल स्टॉप कहाँ पे है। फुल स्टॉप आपको ढूंढना है, आपको घबराना नहीं। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप, और तो कहीं नहीं था, यहाँ पे है। मेरी नज़रों में ये एक वाक्य हो गया, मेरी नज़रों में ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, बस वही समझना है। अगर आपको आ गया तो आप एक्सपर्ट है, नहीं आया तो आप स्ट्रगलर हो। तो इतना बड़ा हमारा वाक्य है। अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? देखिए यह लिखा है कि द स्टेज इज सेट। मैं तो पहले यहीं रुक जाऊंगा। स्टेज मतलब जो मंच है, इज सेट वो तैयार है, मंच तैयार है, ठीक है, मंच तैयार है। यहां पर एक प्रेपोजिशन आ गया फॉर द बिगेस्ट वैक्सीन रोल आउट। मैं यहां पे रुक जाता हूं। मंच तैयार है, किसके लिए तैयार है? फॉर लग गया। फॉर के बाद क्या लिखा है? द बिगेस्ट वैक्सीन रोल आउट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, फॉर प्रेपोजिशन है और ये एक फ्रेज है। अगर आप ऐसे भी देखें कि फॉर के बाद ये जो लिखा हुआ है द बिगेस्ट वैक्सीन रोल आउट, ये फॉर की अगर बात देखें, फॉर को छोड़ दें, तो ये एक नाउन फ्रेज कहलाएगा। नाउन फ्रेज क्यों कहलाएगा? क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन होगा तो नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, इन्फिनिटिव फ्रेज हो सकता है, जिरंड वाला फ्रेज हो सकता है। चलिए मैं आपको तोड़ के सिखाता हूं। तो स्टेज तैयार है किसके लिए? बिगेस्ट वैक्सीन रोल आउट के लिए, कि बहुत बड़े स्तर का जो वैक्सीन का एक लॉन्च है। रोल आउट का मतलब क्या है? कि जब लॉन्च हो, जब इसको लॉन्च किया, जिसको रोल आउट कहते हैं, तो उसके लिए स्टेज तैयार है। हो गया? कहाँ तैयार है? तो इन इंडियाज हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री में ये एकदम स्टेज तैयार है इतने बड़े वैक्सीन के रोल आउट के लिए, लॉन्च के लिए। फिर लिखा हुआ है कि विद द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि बात हो रही है ड्रग्स कंट्रोलर की। तो ये जो ड्रग्स कंट्रोलर है फॉर्मली अप्रूविंग 2 वैक्सीन। अब देखिए, तो ये स्टेज तैयार है किस चीज के साथ, मतलब क्या और हो रहा है? तो वहां विद से जोड़ दिया कि ये जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है फॉर्मल तरीके से अप्रूव कर रहे हैं। अप्रूविंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखा रहा है कि वो अप्रूव कर रहे हैं 2 वैक्सीन को, 2 वैक्सीन को ये जो ड्रग्स कंट्रोलर है इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो इनके अप्रूव करने के साथ ही स्टेज तैयार है। अब ऐसे समझिए। अच्छा जी, वैक्सीन फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज अंडर इमरजेंसी कंडीशंस। तो ये जो 2 वैक्सीन है ये अप्रूव तो हो गए हैं, बट क्यों अप्रूव हुए हैं? किस चीज के लिए? तो फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज। रिस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड यूज अंडर इमरजेंसी कंडीशंस। इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, लिमिटेड यूज के लिए इसको अप्रूव किया गया है। तो ये अप्रूवल जैसे मिला वैसे एकदम तैयार है जी, इंडिया की हिस्ट्री में एकदम स्टेज तैयार है। आप समझ में आ रहा है? अब यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि कौन कौन सा है भाई। तो कोविशील्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो एक जो वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड। किसने बनाया? द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII ने बनाया। एंड कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक। और दूसरा किसने बनाया? कोवैक्सीन नाम का है, इसको भारत बायोटेक ने बनाया। अब देख लीजिए यहां से यहां तक क्लियर हो गया ना, बस तोड़कर समझना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहां से देखेंगे। तो मैं अपने स्टाइल में पहले यहां से पकड़ा, अब मैं इसका फुल स्टॉप चेक करूंगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहीं तो होगा, यहाँ है। अब मेरी नज़रों में ये एक वाक्य है। अब मैं तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? यहाँ लिखा हुआ है दो अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स आर इन द फ्रे टू। एक ग्रामर में अगर आपको पता हो कि जब दो, ऑल्दो या इवन दो से जब वाक्य शुरू होगा तो एक कॉमा जरूर आता है। कॉमा के बाद फिर दूसरा वाक्य शुरू होता है। तो फॉर्मेट वही है, वर्ड्स बदल जाएंगे, फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, दो ऑल्दो का। तो देख लीजिए, दो से शुरू हुआ, एक कॉमा हो गया। इस दो को मैं मानूंगा हालांकि, यद्यपि, और उसके बाद कॉमा के बाद एक और वाक्य शुरू होगा। ये जो देख रहे हैं कि दीज टू सेट अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर कोविड-19 वैक्सीन विल बी इवेल्युएटेड एंड एडमिनिस्टर्ड। इतना बड़ा आपका सेंटेंस, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो दो का मतलब हो गया यद्यपि या हालांकि। तो कह रहा है कि हालांकि
अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स, दूसरे जो वैक्सीन के लाइन में जो खड़े हैं, जो कतार में खड़े हैं, जो कैंडिडेट हैं, आर इन द फ्रे टू, फ्रे का मतलब होता है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, वो भी उस लाइन में, उस फील्ड में, उस मैदान में खड़े हैं। यानी कि ये जो 2 वैक्सीन प्रूव हुए हैं ये तो है ही, इनके अलावा और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स लाइन में हैं। फिर भी, इस कॉमा का मतलब है फिर भी, दीज टू सेट अ प्रेसिडेंट, दीज टू, ये जो 2 हैं, कौन कौन से हैं, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, इन दोनों ने सेट अ प्रेसिडेंट, इन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया है। प्रेसिडेंट का मतलब है मिसाल, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट भी कह देते हैं, मिसाल कायम कर दिया है। फॉर हाउ फ्यूचर कोविड, देख लीजिए, फॉर हाउ फ्यूचर कोविड-19 वैक्सीन विल बी इवेल्युएटेड, इन्होंने ये मिसाल बना दिया है कि उनके लिए कि जो फ्यूचर में अगर कोई कोविड-19 वैक्सीन आएंगे तो कैसे इवेल्युएट होंगे, उनका मूल्यांकन कैसे होगा, क्या क्या उनके बारे में जांच पड़ताल होकर ओपिनियन बनाई जाएगी। एंड एडमिनिस्टर्ड, और कैसे उनका, एडमिनिस्टर्ड का मतलब है कैसे प्रबंध होगा, कैसे उनका वितरण होगा, इन सब के लिए कहीं ना कहीं ये जो 2 वैक्सीन हैं इन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया है। क्लियर, समझ में आ गया। अब जो बिगनर्स हैं उनको मैं 2 सिखा देता हूं, देख लीजिए गाइस। थोड़ा वक्त लगेगा, अगर मैं बिगनर्स के लिए नहीं पढ़ाता तो फिर मैं इतना समझाता भी नहीं, बस डायरेक्ट ट्रांसलेशन। चलिए गाइस, 2 मैं आपको समझाता हूँ, 2 आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, 2 हो या ऑल्दो हो, आपने नाम तो जरूर सुना होगा, ऑल्दो हो, या आजकल आपको इवन दो स्पोकन में बहुत मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी पे ना जाए, कंडीशन को समझे। एक्सक्यूज मी, मान लीजिए कोई मोटा है, तो हमने वो, तो जो मोटा बंदा वो कह रहा है कि 2 आई एम फैट, उसने 2 क्यों बोला, वो पहले अपने आप को स्वीकार रहा है। तो आप बुरे हैं तब भी अपने आप को स्वीकारिए, आप अच्छे हैं तब भी स्वीकारिए। उस स्वीकारने के लिए आपको पहले 2 लगाना है, 2 करके आप पहले स्वीकार लीजिए, ठीक है। 2 आई एम फैट, हिंदी में जो भी समझे, यद्यपि मैं मोटा हूँ, हालांकि मैं मोटा हूँ, मान लिया भाई कि मैं मोटा हूँ, चूंकि मैं मोटा हूँ, डजन मैटर, अंग्रेज ऐसे नहीं सोचते। उसके बाद आपको थोड़ा इसका भिन्न दिखाना है, एक अंतर दिखाना है कि मैं मोटा हूँ, लेकिन मोटा हो कि जो तू सोच रहा है ना मैं नहीं कर सकता, वो मैं कर सकता हूँ भाई, ये अगर दिखाना है तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा कि 2 आई एम फैट, कॉमा लगाया, फिर भी, इस कॉमा का मतलब फिर भी, आई कैन रन फास्टर देन यू। अब ले भाई, 2 आई एम फैट, मान लिया मैं मोटा हूं, फिर भी आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, फास्टर देन यू, तुझसे ज़्यादा तेज मैं दौड़ सकता हूं। इसलिए ये सब बने हुए कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि दो ही स्टडीड राउंड द क्लॉक, अब मैंने क्या बोला, राउंड द क्लॉक मतलब 2400 घंटा उसने पढ़ाई की, तो मैंने उसमें 2 लगा करके एम्फेसाइज किया कि भाई यद्यपि आप भूल जाए, बस ये यूँ समझे कि उसने जो 24 घंटा पढ़ाई किया उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए 2 लगाया कि 2 ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की, राउंड द क्लॉक, कॉमा का मतलब फिर भी, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। अब समझ में आ रहा है। तो पहले ऑल्दो चलता था, याद होगा आपका, लोग ऑल्दो नहीं बोलते, 2 ज़्यादा बोलते हैं, या स्पोकन में इवन दो बोलते हैं। तो इवन दो में क्या होता है, कुछ और भी ज़्यादा एम्फेसाइज कर लेते हैं कि इवन दो आई वेंट टू हिज हाउस, ओके, जैसे कि इवन दो आई वेंट टू हिज हाउस मतलब मैं उसके घर गया, उस पर एम्फेसाइज कर रहा है कि यार यहाँ तक कि मैं उसके घर गया, यद्यपि मैं उसके घर गया, तो ज़्यादा ही एम्फेसाइज कर रहा है। फिर कॉमा लगाया, ही डिड नॉट कम टू द गेट, वो दरवाजे तक नहीं आया, मैं उसके घर गया लेकिन वो दरवाजे तक नहीं आया, फिर भी वो दरवाजे तक नहीं आया। तो समझ में आ रहा है। इवन दो आई स्टडीड अ लॉट आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। ये होता है दो, ऑल्दो, इवन दो। और ये जो कॉमा देख रहे हैं, इस कॉमा की जगह येट भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कॉमा नहीं लगाया तो यहाँ पे वो येट लगा सकता है कि दो आई एम फैट येट आई कैन रन फास्टर देन यू, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, तो हम ये 2 वाला हो चुका है हमारा। ओके, अब है यहाँ से चालू है, 1 मिनट। इंडिया हैज़ बीन लॉन्ग नोन एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन्स बट लेस सो एज वन दैट कैन डेवलप फ्रॉम स्क्रैच, कॉमा, टेस्ट एंड देन प्रोवाइड इट टू द वर्ल्ड। यहाँ पे फुल स्टॉप। तो मेरे लिए जो सेंटेंस है वो एक है, इंडिया से चालू है, वर्ल्ड पे खत्म है। तोड़ेंगे, देखते हैं। चलिए, तो इंडिया हैज़ बीन लॉन्ग नोन, देखिए हैज़ बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नोन, नोन क्या है, नोन का मतलब है कि जाना जाता है, कोई किसी नाम से जाना जाता है। यू आर नोन एज अ सुपरस्टार, आप सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हो। तो इंडिया हैज़ बीन लॉन्ग नोन, तो हैज़ बीन का मतलब है कि लंबे समय से वो जाना ही जाता है,
इज नोन का मतलब है कि अभी जाना जाता है, और हैज़ बिन का मतलब है लंबे समय से। तो इंडिया शुरू से ही, लंबा लॉन्ग भी लगा दिया, बहुत लंबे समय से जाना जाता है एज अ मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर के रूप में। किसका मैन्युफैक्चरर? ऑफ वैक्सीन्स, यानी कि इंडिया वैक्सीन्स बनाती है, वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर करती है, इस नाम से ये लंबे समय से इंडिया जानी जाती है। बट कभी भी बट लग जाए तो भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा कि अच्छा बट बोल रहा है मतलब बेटा कुछ तो अलग है। बट हो गया, हाउएवर हो गया, ये दो, इवन दो, ये सब एक ही फैमिली तो है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। बट लेस सो, अब लेस का मतलब है कम, मैन्युफैक्चरर के रूप में जाना जाता है, बट लेस सो, लेकिन वैसा अभी कम है। कैसा? एज वन, उस रूप में अभी कम है, दैट कैन डेवलप फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि उस रूप में, उस मैन्युफैक्चरर के रूप में अभी लेस है, जो कि दैट मतलब जो कैन डेवलप फ्रॉम स्क्रैच, जो बिल्कुल स्क्रैच से उठाए। स्क्रैच का मतलब एकदम शुरू से करे। स्क्रैच का मतलब है कि आपके पास कुछ भी पहले से एग्जिस्टिंग कुछ नहीं है, आप जो कर रहे हो वही नया है, पहले से कुछ नहीं है। मान लीजिए आप पिज्ज़ा बना रहे हो तो पहले से आप कुछ बेस वेस ले आए, वो भी नहीं, आपने बेस भी खुद ही तैयार किया है, सब कुछ खुद ही तैयार किया है, वो होता है फ्रॉम स्क्रैच। मैं आपको सिखा सकता हूँ अगर आप बिगनर्स हैं। फ्रॉम स्क्रैच स्पोकन में भी काफ़ी चलता है। देखिए, मेरा टारगेट है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझाना, नो मैटर न्यूज़ क्या है, आई डोंट केयर। फ्रॉम स्क्रैच, न्यूज़ कुछ भी हो, आप समझते क्यों नहीं, आपको क्यों डर लगता है, बस वही टारगेट है मेरा कि डर हटा दो। फ्रॉम स्क्रैच आपको आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। एक मिनट, फ्रॉम स्क्रैच, तो फ्रॉम स्क्रैच का मतलब है कि एकदम जीरो से सिखाऊंगा, सारा वर्ड, सेंटेंस, फ्रेजेस सब सिखाऊंगा आपको फ्रॉम स्क्रैच। ओके, शी हैज़ built this house from scratch, उसने इस घर को भैया एकदम जीरो से शुरू किया, जीरो से बनाया। तो ऐसे फ्रॉम स्क्रैच का मतलब है पहले से कुछ भी नहीं था, स्टार्टिंग से। क्लियर? चलिए, ये भी हो गया। तो अभी इंडिया उस चीज में कम है कि एकदम बहुत ही जीरो से वो डेवलप करे, खुद ही टेस्ट करे, एंड देन प्रोवाइड इट टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को दे दे। तो इसमें अभी कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा होता है कि चलो किसी और ने सोचा, फिर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गया, ये सब मतलब मिला जुला काम है। फ्रॉम स्क्रैच सेल्फ खुद ही अभी नहीं किया है इंडिया ने। तो क्लियर दिख रहा है? चलिए, अब देखते हैं यहाँ से कि द पैंडमिक। अब यहाँ से फुल स्टॉप बस आप देख लीजिए, फुल स्टॉप कहाँ पर है, ये यहाँ पे है, हो गया, ये एक वाक्य। यही आपका टारगेट है कि इसको तोड़ना है, बस पूरा देख के मत घबराइए। तो द पैंडमिक, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऑफर्स, ये वर्ब है। तो पैंडमिक यानी कि जो महामारी है, ऑफर्स एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी। पहले यहीं तक देखते हैं, ये जो महामारी है, ऑफर्स, ये ऑफर करता है, आपको प्रदान करता है, आपको देता है अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी, एक मौका देता है। वो मौका कैसा है? अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि जो अब तक नहीं मिला मौका। प्रेसिडेंटेड का मतलब है कि एक मिसाल पहले से है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व, मतलब पहले ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ऐसा आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ये महामारी। इस महामारी की वजह से आपको एक मौका मिला है क्या करने का? टू एस्टैब्लिश दोज क्रीडेंशियल्स, कि वो जो क्रीडेंशियल्स है, वो जो प्रमाण है, वो जो विश्वास है कि भाई आप फ्रॉम स्क्रैच चालू करो, वो मौका आपको दे दिया इस महामारी ने कि आप उसको इस्टेब्लिश करें, उसको आप दिखाएं। बट ऑलरेडी अ की स्टेप, अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, ये बीच में दे दिया बट ऑलरेडी अ की स्टेप, फिर यहाँ पर ये हाइफन दे के ऑफ है, तो अभी इसको भूल जाइए। क्रेडेंशियल के बाद आइए कि वो प्रमाणिकता दिखाएं किस चीज़ का? ऑफ इस्टेब्लिशिंग द वैक्सीन एफिकेसी, कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं वैक्सीन के एफिकेसी को, उसके प्रभाव को, इन द इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन में आप बता सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। बिफोर रोल आउट, उसके वितरण से पहले, उसके लॉन्च से पहले आप क्या दिखा सकते हैं? वैक्सीन के एफिकेसी को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब है लेकिन बट ऑलरेडी अ की स्टेप हैज बीन साइड स्टेप। ये जो आप देख रहे हैं ना कि बट ये बीच में डाला है और इसका वर्ब यहां है, ये बट ऑलरेडी अ की स्टेप। की मतलब होता है महत्वपूर्ण, स्टेप मतलब कदम, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण कदम है हैज बीन साइड स्टेप, उसको साइड कर दिया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण कदम होगा वो नहीं उठाया, वो साइड कर दिया। फिर से आप समझना चाहें, ये जो पैंडमिक है ये आपको ऑफर करता है एक बहुत अच्छा मौका जो पहले कभी नहीं मिला था। क्या करने का? टू इस्टेब्लिश दोज क्रेडेंशियल, वो जो प्रमाणिकता है उसको आपको इस्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का एक मौका देता है। लेकिन ऑलरेडी अ स्टेप, अ की स्टेप हैज़ बीन साइड स्टेप्ड, कि एक जो
एक अच्छा जो एक महत्वपूर्ण जो कदम था उसको हटा दिया गया है। किस चीज़ का? तो एस्टेब्लिशिंग द वैक्सीन एफिकेसी इन इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन में वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले क्या करना था? एक एफिकेसी को इस्टेब्लिश करना था। एफिकेसी का मतलब है कि उसका कैसा वो एफिशिएंट है कि नहीं, कैसा उसका प्रभाव है। अब कुछ इंटरनल बातें हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक चूक हो गई बस। चलिए मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो लिखा है। अब इंटरनल क्या है, क्या क्या चल रहा होगा, ये मुझे तो नहीं पता है। मैं बस जो ट्रांसलेशन मतलब ये मैं बता सकता हूँ कि इसकी हिंदी क्या है, बाकी आप न्यूज़ सुने। यह देखिए, अ डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल, नाम क्या है? डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल। तो ये उनके टर्म है, उनके नाम है। वेयर, अब इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्या है डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल। वेयर सम वॉलंटियर्स गेट द वैक्सीन एंड सम डू नॉट, एंड द रेट ऑफ डिजीज इन बोथ आर्म्स इज कंपेयर्ड टू डिटरमाइन द वैक्सीन्स एबिलिटी इज अमॉन्ग द फाउंडेशंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। यहां पे फुल स्टॉप। अब इसका क्या मतलब, इसको देखते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। यह लिखा है कि अ डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल, एक डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल जो है, ठीक है। अब यहाँ हाइफन आ गया है। अगर मैं यहाँ से देखूँ इज किसके लिए है, तो इज इसी के लिए। डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल जो है इज अमॉन्ग द फाउंडेशंस, तो ये जो ट्रायल था ये अमॉन्ग द फाउंडेशन, फाउंडेशंस मतलब क्या है? जो नींव है उनमें से एक है, कि बहुत सारे नींव रखे गए होंगे, उसमें एक और चीज होना था। वो क्या होना था? और डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल भी होना था। तो ये जो डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल है इज अमॉन्ग द फाउंडेशंस, ये उन नींवों में से, उन महत्वपूर्ण फाउंडेशंस में से एक है ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो कि एक सबूत के आधार वाला जो मेडिसिन होता है उसमें ये भी एक सबूत था कि डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल आपको करना था, ये भी एक सबूत था। तो अब समझा रहा है कि क्या होता है, तो यहाँ वेयर से समझा रहा है कि वेयर, जहां पर इस ब्लाइंडेड डबल ब्लाइंडेड फेज 3 में क्या होता है, वेयर सम वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर्स है, जो अपनी इच्छा से जो आते हैं कि हाँ जी मुझे लगा दो जो शॉट, वो जो वॉलंटियर्स है गेट द वैक्सीन, उनको वैक्सीन दिया जाता है, एंड सम डू नॉट, और बहुतों को वैक्सीनेट नहीं किया जाता है। एंड द रेट ऑफ डिजीज इन बोथ आर्म्स, आर्म्स मतलब दोनों ही ग्रुप, आर्म मतलब आर्म में ही तो शॉट लगेगा, तो जिनको वैक्सीन दिया गया वो ग्रुप, जिनको नहीं दिया गया वो ग्रुप, देख रहे हैं। डू नॉट द रेट ऑफ डिजीज इन बोथ आर्म्स इज कंपेयर्ड, और उनमें कंपेयर किया जाता है। तो टू डिटरमाइन, ये सुनिश्चित करने के लिए द वैक्सीन एबिलिटी की, वैक्सीन की क्या एबिलिटी है। अब ये कुछ है अंदर अपना उनका कुछ टेक्निक है, तो ये कहीं ना कहीं नहीं हुआ, आई थिंक ये मिसिंग है, क्योंकि ये भी उन फाउंडेशन में से एक है। चल आगे देखते हैं। द SII मतलब ये कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आई थिंक यही फुल फॉर्म था ना। तो SII बिकॉज ऑफ इट्स अग्रीमेंट विद एस्ट्राजेनेका has furnished data from a phase 3 trial in the UK and Brazil, but nothing publicly on how protective the vaccine was in 1600 Indian volunteers। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, बिकॉज ऑफ इट्स अग्रीमेंट, अपने एक अग्रीमेंट के कारण, अग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? विद एस्ट्राजेनेका के साथ अग्रीमेंट हुआ था। तो ये जो है हैज़ फर्निश्ड डेटा, इसने डेटा को फर्निश किया है। फर्निश का मतलब है कि जुटाया है। तो ये जो SII है इसने डेटा को जुटा लिया, किसकी वजह से? इस अग्रीमेंट की वजह से डेटा को जुटा लिया फ्रॉम अ फेज 3 ट्रायल, जो फेज 3 ट्रायल हुआ था UK ब्राजील में, वहां से डेटा को इकट्ठा कर लिया। बट लेकिन कर तो लिया, लेकिन बट नथिंग पब्लिकली, लेकिन पब्लिकली कुछ भी नहीं है ऑन हाउ प्रोटेक्टिव द वैक्सीन वॉज, कि जब आपने डेटा तैयार किया तो कितना प्रोटेक्टिव वैक्सीन था। 1600 इंडियन वॉलंटियर्स पे आपने ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं आपने पब्लिकली कुछ किया ही नहीं, ये बात कही गई। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स, जितने भी जो लीडिंग मतलब जो जिनका नाम चल रहा है, वैक्सीन जो कैंडिडेट है कि हाँ ये वैक्सीन, ये जो कैंडिडेट्स है, जैसे फाइजर या मोडर्ना एंड एस्ट्राजेनेका इटसेल्फ, ये जितने भी हैं, मेड पब्लिक, इन्होंने पब्लिक में आए, इन्होंने अपना बताया एटलीस्ट पार्शियल रिजल्ट्स ऑफ वैक्सीन एबिलिटीज in their own populations before these were given a go ahead by the respective regulators। तो अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि जितने भी लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जो नाम लिया गया है, ये फाइजर, मोडर्ना एंड एस्ट्राजेनेका इटसेल्फ, ये क्या किया इन्होंने? मेड पब्लिक एटलीस्ट पार्शियल रिजल्ट, कम से कम एटलीस्ट, कम से कम पार्शियल, कम ही सही, कम ही रिजल्ट ऑफ द वैक्सीन एबिलिटी, वैक्सीन की एबिलिटी का जितना भी रिजल्ट कम हो वही दिखाया, बट पब्लिक में दिखाया। बट ये जो सीरम वाला था इन्होंने नहीं दिखाया, तो पब्लिक में दिखाया। और क्या है? बिफोर दीज वर गिवन अ गो अहेड, यानी कि गो अहेड का सिग्नल मिलने से पहले बाय द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर, जो भी रेगुलेटर था,
उससे पहले कि इसको बोले कि हाँ अब तय हो, उससे पहले जो जो हुआ पब्लिक में बता दिया, ये बात कही गई। भारत बायोटेक, फिर कॉमा है, विच इज कंडक्टिंग सच अ phase 3 trial in India is yet to furnish similar data because it has not been able to furnish recruiting the required numbers of volunteers। यहाँ पे फुल स्टॉप। इसका क्या मतलब, फटाफट खत्म करते हैं। देखिए ये भारत बायोटेक, ये जो आई थिंक कोवैक्सीन जो बना रही है भारत बायोटेक है। फिर इसके बारे में बताया जा रहा है, तो कॉमा लगा है, कॉमा के बाद जो आप विच देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इससे जो वाक्य बनता है वो क्या कहलाता है, वो क्लॉज कहलाता है। कौन सा क्लॉज कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। तो कह रहे हैं जो भारत बायोटेक है विच इज कंडक्टिंग, जो कंडक्ट कर रहा है सच अ phase 3 ट्रायल इन इंडिया, इंडिया में वो phase 3 जो तीसरे चरण का जो ट्रायल है उसको वो कंडक्ट कर रहा है। इज येट टू फर्निश, येट टू का मतलब कि हुआ नहीं, होना बाकी, येट टू फर्निश सिमिलर डेटा, उसी तरह का डेटा अभी जुटाने में अभी भी बाकी है। बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन एबल टू फिनिश रिक्रूटिंग द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वॉलंटियर्स। इट हैज़ नॉट बीन एबल टू फिनिश, इसने अभी खत्म ही नहीं किया है, सक्षम ही नहीं है क्या करने में, रिक्रूट करने में। रिक्रूट का मतलब होता है लेना, भर्ती लेना, रिक्रूट करना द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, जितने वॉलंटियर्स चाहिए थे उतने वॉलंटियर्स अब इसने रिक्रूट ही नहीं किए। किसने, भारत बायोटेक ने। अब देखते हैं, द इंडियन डेटा furnished by the companies only attest to the vaccine's safety and its evoking some immune response। अब कह रहे हैं कि द इंडियन डेटा, जो भी इंडियन डेटा है, furnished by, कभी भी आएगा ना furnished by, written by, led by, organized by, conducted by, ये सारे के सारे आपके पास्ट पार्टिसिपल हैं। ये एडजेक्टिव यहाँ काम करते हैं। जैसे इंडियन डेटा के बारे में बता रहे कि वो इंडियन डेटा फर्निश्ड बाय, जिसको जुटाया गया है कंपनीज के द्वारा, ओनली अटेस्ट, अटेस्ट मतलब प्रमाण देते हैं, वो प्रमाण देते हैं टू द वैक्सीन सेफ्टी, सिर्फ वैक्सीन कितना सेफ है उसका प्रमाण देते हैं, एंड इट्स इवोकिंग सम इम्यून रिस्पॉन्स, और कुछ ना कुछ इम्यून जो प्रतिक्रिया है उसको इवोक करता है, जगाता है, उसके बारे में तो ये जो डेटा है वो बताते हैं। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का मतलब है वो तो ठीक है लेकिन थोड़ा भिन्न। हाउएवर दिस पैंडेमिक हैज रिवील्ड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ थेरेपीज एंड इंटरवेंशंस from convalescent plasma therapy to a slew of antivirals that seemed to work well under idealized lab conditions but did not measurably protect in real world hospital conditions। यहाँ पे फुल स्टॉप है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसको देखते हैं। बोला कि ठीक है, ये तो ठीक है कि इंडियन डेटा जो है वो इसका प्रमाण देते हैं वैक्सीन की सेफ्टी और रिस्पॉन्स का, फिर भी दिस पैंडेमिक, ये जो महामारी है, हैज़ रिवील्ड, इसने रिवील कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया, दिखा दिया है, मल्टीपल इंस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसी घटनाओं को इसने दिखा दिया है, ऑफ थेरेपीज, जो भी थेरेपी चल रही थी, जो भी ट्रीटमेंट, इलाज, जो चिकित्सा चल रही थी, और जो इंटरवेंशन था, जो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इंटरवीन हो रहा था, हस्तक्षेप हो रहा था, उन सब घटनाओं को इसने दिखा दिया है। फ्रॉम कॉन्वेल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, अब ये उनके कुछ टेक्निकल नाम है। वैसे तो कॉन्वेल्सेंट का मतलब होता है कि ऐसे मरीज जो कि लंबी बीमारी से सही हो गए हैं, तो उनका कुछ प्लाज्मा थेरेपी होगा। तो स्लीव ऑफ एंटीवायरल्स, स्लीव का मतलब तो एक लार्ज नंबर होता है कि बहुत बड़ी संख्या में एंटीवायरल्स, अभी मुझे भी नहीं पता एंटीवायरल्स वगैरह कुछ डॉक्टरी टर्म है। तो ये जो चीज़ें हैं दैट सीम्ड टू वर्क, जिनको देखकर ऐसा लगता था वर्क वेल अंडर, कि अच्छा वो काम करते हैं, अंडर आइडियलाइज्ड लैब कंडीशन, कि अच्छे लेवल के लैब कंडीशन में तो ये सब अच्छा काम करते हैं, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे वो एंटीवायरल हो, ये सब लैब में तो अच्छा काम करते हैं, बट डिड नॉट मेजरेबली प्रोटेक्ट इन रियल वर्ल्ड हॉस्पिटल कंडीशन। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड के हॉस्पिटल कंडीशन में आ जाए, कि वाकई हॉस्पिटल में अगर किया जाए, तो मेजरेबली कुछ हद तक ये मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लैब के अंदर ठीक है बट रियल लाइफ में प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये बात कही गई। क्लियर है? चलिए, तो ये 50% तो आपका हो गया बिगनर्स के लिए। और कराऊं कि छोड़ दूं, और भी करा दूं? इसमें एक येट टू आपको सिखा दूं मैं, येट टू करते हैं गाइस। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि एडिटोरियल बहुत बोरिंग होता है, फटाफट निपटा दो तो सही। एक येट टू होता है, जैसे मैं बोलूँ कि शी इज़ येट टू बाई अ कार, इट मीन्स कि अभी उसने कार खरीदी नहीं है, अभी भी खरीदना बाकी है, तो शी इज़ येट टू बाई। येट टू मतलब अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। मैं बोलूँ कि पुलिस आर येट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, यानी कि जो आरोपी है वो अब तक अरेस्ट हुआ नहीं, पुलिस का अभी भी बाकी है उसको अरेस्ट करना। इसी का अगर पैसिव होगा तो येट टू भी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक्यूज्ड आर, अगर एक से ज़्यादा भी एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड ही रहता है। एक्यूज्ड आर येट टू बी अरेस्टेड, यानी कि अभी भी एक्यूज्ड का अरेस्ट होना बाकी है। ठीक है।
चलिए कुछ खास इसमें पढ़ाने को तो मिलता नहीं, आगे देखते हैं गाइस। बस खत्म ही। देखिए द कंसर्न, कंसर्न यानी कंसर्न क्या होता है, कुछ कंसर्न, चिंतित, चिंताएं जो है, जो कंसर्न है फ्रॉम, कहाँ से कंसर्न आ रही है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाते हैं कि फ्रॉम अप्रूविंग एन अनटेस्टेड वैक्सीन इज दैट इट मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट अ प्रॉपर फेज 3 ट्रायल। यहाँ पे फुल स्टॉप। कहने का मतलब है कि ये जो कंसर्न है, जो चिंता है, फ्रॉम अप्रूविंग, कि अप्रूव कर दिया गया है तो उससे चिंता आई है। फ्रॉम अप्रूविंग, क्या अप्रूव किया है, एन अनटेस्टेड वैक्सीन, वैक्सीन को टेस्ट नहीं किया, उसको अप्रूव कर दिया है, तो वो जो चिंता है, इज दैट, वो चिंता ये है कि इट मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल, कि कहीं ना कहीं बिल्कुल इम्पॉसिबल के करीब है, टू कंडक्ट अ प्रॉपर फेज 3 ट्रायल, कि फेज 3 ट्रायल जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अप्रूव जो हुआ है वो अनटेस्टेड वैक्सीन का अप्रूव हो गया है, तो इसलिए चिंता है। फटाफट करते हैं गाइस। I'm suffering from cough and cold. It will be unethical to expect volunteers to participate in a trial where there is only 50% chance of being administered the actual vaccine when they have the option of the real dose elsewhere. यहाँ पे full stop. चलिए, it will be unethical, ये कहीं ना कहीं अनएथिकल होगा। अनएथिकल मतलब कि अच्छा नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा, अनैतिक होगा। क्या करना, टू एक्सपेक्ट वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स से ये उम्मीद करना अनएथिकल होगा, टू पार्टिसिपेट इन अ ट्रायल, कि ट्रायल में वो वॉलंटियर्स आए, वेयर, जहां पर देर इज ओनली 50% चांस, जहां पर सिर्फ 50% ही चांस है, ऑफ बीइंग एडमिनिस्टर्ड, एक्सक्यूज मी, या गाइस। सो समझ में आया कि ये बहुत ही अनएथिकल होगा ये उम्मीद करना वॉलंटियर्स के लिए कि वो पार्टिसिपेट करे ऐसे ट्रायल में जहां पर सिर्फ 50% ही चांस है ऑफ बीइंग एडमिनिस्टर्ड, कि कितना अच्छा एडमिनिस्टर किया गया है, प्रबंध किया गया है, कैसा वितरण हो रहा है, उसका 50% ही चांस है द एक्चुअल वैक्सीन का, कि एक्चुअल वैक्सीन प्रबंध किया भी गया है कि नहीं, एक्चुअल है भी कि नहीं, इसके चांस से 50% है। तो फिर कैसे आप वॉलंटियर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट करे ट्रायल में, कहीं ना कहीं अनएथिकल होगा। व्हेन दे हैव द ऑप्शन, जब उनके पास ऑप्शंस है, ऑफ द रियल डोज एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब कहीं भी उनको रियल डोज मिल जाएगा। चलिए खत्म करते हैं, तबियत ठीक नहीं लग रही। बोथ SII एंड भारत बायोटेक, ये जो दोनों है ना, भारत बायोटेक और SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गिवन द पेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड पोटेंशियल पूल ऑफ वॉलंटियर्स वुड हैव बीन एबल टू जनरेट मच मोर डेटा विद इन मियर वीक्स। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, कैसे समझेंगे, तो इस कॉमा को छोड़ दीजिए, पहले तो आइए कि दोनों की बात हो रही है, ये SII और भारत बायोटेक, ठीक है, इसको इस कॉमा से, ये कॉमा और ये कॉमा, इसको छोड़िए। अब आइए यहाँ पर, तो ये जो दोनों है, वुड हैव बीन एबल, ये एबल रहे होते, कंडीशनल है, कंडीशनल थर्ड है, वुड हैव बीन एबल, एबल रहे होते, टू जनरेट मच मोर डेटा, अधिक से अधिक डेटा को वो जनरेट कर सकते थे, उत्पन्न कर सकते थे, विद इन मियर वीक्स, सिर्फ हफ्तों में वो चाहते तो बहुत सारा डेटा निकाल सकते थे। ये हो गया। अब इस यहाँ पर आइए, गिवन द पेस, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, तो गिवन द पेस ऑफ रिक्रूटमेंट, पेस मतलब स्पीड, रिक्रूटमेंट जो भर्ती लेते हैं, एंड पोटेंशियल पूल ऑफ वॉलंटियर्स, पोटेंशियल मतलब कि काफ़ी हद तक जो संभावना है कि पूल ऑफ वॉलंटियर्स यानी कि अच्छे लेवल पे वॉलंटियर्स की होने की संभावना थी, उनके रिक्रूट का स्पीड भी अच्छा था, तो इन सबको देखते हुए ये जो दोनों हैं, ये क्या हो सकता था, अगर चाहते तो वुड हैव बीन एबल टू जनरेट मच मोर डेटा, अधिक से अधिक ये डेटा जनरेट कर सकते थे सिर्फ हफ्तों के अंदर, बट ऐसा नहीं किया इन्होंने। चलिए मैं आपको यहाँ पर गिवन भी सिखाता हूँ, वुड हैव बीन एबल टू भी सिखाया, तो फटाफट हम स्नीजिंग अगेन एंड अगेन, देख लीजिएगा इसे। गिवन का इस्तेमाल देख लेते हैं। गिवन का मतलब ध्यान में रखते हो, अगर मैं बोलूँ कि गिवन माई हेल्थ कंडीशन, मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, गिवन माई हेल्थ कंडीशन आई शुड नॉट टीच टुडे, मुझे आज नहीं पढ़ाना चाहिए, तो गिवन समझ में आ गया। बोलो कि गिवन हिज एज, उसकी उम्र को देखते हुए, ही शुड नॉट रन, उसे दौड़ना नहीं चाहिए, भाई उम्र ज़्यादा है, दौड़ना नहीं चाहिए। ओके, गिवन हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को देखते हुए, ही शुड ट्राई, ही शुड ट्राई इन एक्टिंग, उसे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, ये होता है गिवन। अब है वुड हैव बीन एबल टू, देखिए भाई वुड हैव बीन एबल टू, ये छोटे छोटे आइटम आपको आने चाहिए। ये क्या होता है, इससे पहले आपको कंडीशनल थर्ड थोड़ा समझना होगा। कंडीशनल थर्ड, आपने ये तो सुना होगा कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो गया होता, खूब सुना होगा।
कंडीशनल थर्ड के अंदर हम प्रेजेंट में खड़े होते हैं और पास्ट में कि क्या हम करते तो क्या हो जाता है ऐसा सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, खड़े प्रेजेंट में। जैसे मान लीजिए कि आप फेल हो गए, क्यों फेल हो गए? क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। अब आप सोचिए यार अगर मैंने मेहनत की होती तो कैसे बोलेंगे कि इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर आपको हैड लगाना होता है और वर्क की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, फिर जो रिजल्ट है उसको हम वुड हैव में दिखाते हैं कि मैं पास हो गया होता। आई वुड हैव पास्ट। ठीक है जी। तो उसी तरीके से मैं बोलूँ कि अगर मैं वहाँ गया होता, इफ़ आई हैड गॉन देयर, अगर मैं वहाँ गया होता तो मैं एक कैमरा खरीदने के योग्य होता। तो आई वुड हैव तो मुझे लगाना है, आई वुड हैव होने के लिए बी होता है, हमें वुड हैव के बाद विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देख रहे वुड हैव के बाद पास्ट है ना, तो पास्ट का थर्ड फॉर्म पास्ट है, तो मैं होने का बी होता है तो बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। तो आई वुड हैव बीन काबिल होता, काबिल मतलब एबल, तो आई वुड हैव बीन एबल क्या करने का, टू मैं कैमरा खरीदने के काबिल होता, आई वुड बीन एबल टू परचेज अ कैमरा। समझ में आ रहा है कुछ? इस तरीके से हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस पे वीडियो बना हुआ देख लीजिए। चलिए खत्म करते हैं। सो इट इज हार्ड टू इमेजिन, ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। वाई एन एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ दीज वैक्सीन वॉज हरीड थ्रू, कि आखिर ऐसा क्यों इतना इमरजेंसी ऑथराइजेशन क्यों मिल गया। देख रहे वाई एन एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, कि आप आपातकाल में इसको यूज कर सकते हो। ये जो ऑथराइजेशन है ऑफ दीज वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है जिनका सही से ट्रायल भी नहीं हुआ है, वॉज हरीड थ्रू, क्यों इसको हरी मतलब बहुत जल्दीबाजी में क्यों किया गया। ओपेसिटी मार्क्स द गवर्नमेंट्स कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इन अ कंट्री। ओपेसिटी, ओ लाइट चली गई दोस्तों, लाइट चली गई। या कुड यू प्लीज ब्रिंग द इमरजेंसी अक्षत, ब्रिंग द इमरजेंसी। आर यू एबल टू सी मी गाइस? लाइट चली गई। Are you there? Just bring, it is little remaining, give it to me. Okay. And steer clear of that bucket, there is hot water. Okay, Akshat, my son, I think how should I keep it? I should keep it like this. Wait, you can turn on one more light. Okay, fast baby. No. Okay, give it to me. Is it okay now? Yeah. If you want to do the It's okay. Let it be. Fine guys, चलिए guys खत्म करते हैं। देखिए ओपेसिटी मार्क्स, ओपेसिटी का मतलब ये जो अस्पष्टता है मार्क करता है, मार्क चिन्हित करता है द गवर्नमेंट्स कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, कि गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है कंट्री में अपनी बात को कैसे रखते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको कहीं ना कहीं वो हाईलाइट करता है कि स्ट्रैटेजी कैसा है और दिखा देता है। वेयर, जहाँ डिस्ट्रस्ट ऑफ वैक्सीन पे जो अविश्वास है, जो डिस्ट्रस्ट है, रिमेन्स वो बरकरार है, रिमेन है, इन स्पाइट ऑफ ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, किसके बावजूद? वो शक अभी भी बरकरार है। इन स्पाइट ऑफ ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सालों साल वैक्सीनेशन इंडिया में चला है, इतने प्रोग्राम्स चले हैं। एंड एलिमिनेशन ऑफ ग्रेव डिजीजेस, ग्रेव मतलब गंभीर, बड़े बड़े डिजीज भी एलिमिनेट हो गए हैं, उसको भी वैक्सीनेशन से हटा दिया गया है, उसके बावजूद डिस्ट्रस्ट है, अविश्वास है। तो आप देख रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब लिखा है कि द गवर्नमेंट नेग्लेक्ट्स दिस, गवर्नमेंट इस चीज़ को नेग्लेक्ट करती है एट द कंट्रीज पेरिल। कंट्रीज पेरिल का मतलब है कि अपने कंट्री के रिस्क पर। देखिए एक्चुअली एट, मैं आपको सिखा ही देता हूँ, थोड़ा सा वक्त और लगेगा, मुझे तो कीबोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा बिना लाइट के, बट कोशिश करते हैं। देखिए एक होता है एट वंस, अब मुझे कॉमा नहीं दिखेगा, एक मिनट जी। एट वंस पेरिल, इसका मतलब होता है खुद के रिस्क पे। मान लीजिए आप कोई कार चला रहे हैं, तो मैंने बोला कि ओके यू कैन ड्राइव दिस कार, तुम इस कार को चला सकते हो, बट अपने रिस्क पे भैया, बट एट योर पेरिल, अपने रिस्क पे चला सकते हो। तू वहाँ जा रहा है ना भाई, अपने रिस्क पे जा, यू आर गोइंग देयर, गो बट एट योर पेरिल, तो अपने रिस्क पे। तो उसी तरीके से एट द कंट्रीज पेरिल, कंट्री के रिस्क पे, कंट्री को रिस्क में डाल करके जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रही है। बस हो गया गाइस, आई होप कि जो बिगनर्स को समझ में आया होगा। तो अगर आपको एडिटोरियल पसंद नहीं है तो मैं वही सिटी न्यूज़ लाऊंगा और फ्रंट पेज लाऊंगा। अगर एडिटोरियल चाहिए तो कभी कभी लाऊंगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।